हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हैं आप सारे के सारे लोग। तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है बेटा। तो एक कंफ्यूजन सबको ऐसा लगता है कि अगर जैसे मान लो मैंने इस रिमोट को छोड़ दिया तो ये नीचे गिर रहा है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर जब धरती एक फोर्स लगाती है तो उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये हमारे दिमाग में चलता है लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। मतलब तो बेटा यहां पर धरती का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां पर कॉन्सेप्ट है बेटा किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि ये एक रिमोट है और ये एक पेन है बेटा। तो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ये एक रिमोट है, ये मेरा फोन है, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो क्या सर सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है? एग्जैक्टली exactly। इस समय जिस स्टूडियो में मैं खड़े होके ये वीडियो बना रहा हूं वहां पर मेरे सामने लैपटॉप नजर आ रहा है, मेरे को बोर्ड नजर आ रहा है, मेरे को कैमरा नजर आ रहा है, आईपैड नजर आ रहा है, ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। तो क्या ये सारी चीजें मेरे को अट्रैक्ट कर रही हैं? यस, ये सब के सब मुझे अट्रैक्ट कर रहे हैं। या ऐसे बोल लो मैं भी इन सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो सर आप मूव होते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे हो? आप उसी जगह पर खड़े क्यों हो? उसका रीजन मैं आपको अभी बताता हूं। तो पहले तो बेटा जैसे कि आपको पता है अगर हम चार्जेस की बात करते हैं, एक पॉजिटिव है तो वो रिपेल करता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करता है। मास के केस में, ग्रेविटेशन के केस में बेटा रिपल्सन का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब कभी भी किसी भी दो मास को अगर आप रखोगे तो वो दोनों हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बेटा। तो ये याद रखिएगा हमेशा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। पहला चीज तो आप लोगों को ये याद रखना होता है बेटा। अच्छा, अगर मान लो मैं इस पेन के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगा के खींच रहा हूं इस पेन को, तो ये पेन भी मुझे कितने फोर्स से खींच रहा है? 10 न्यूटन से खींच रहा है। तो हम दोनों एक दूसरे को बराबर फोर्स से खींचते हैं। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है और मैग्नीट्यूड जो होता है बेटा वो क्या होता है? इक्वल होता है। अच्छा, अगर मान लो यहां तो हवा है और मैं इसको 10 न्यूटन से खींचा हूं, इसने मुझे 10 न्यूटन से खींचा है। लेकिन मान लो हम लोग एक पानी, पूरे रूम को पानी से भर दिया जाए, तभी भी मैं यहां पर हूं और ये पेन यहां पर है, तो भी मैं अगर इस पेन को 10 न्यूटन से ही खींचूंगा और ये मुझे 10 न्यूटन से ही खींचेगा। तो ये जो आपको सेकंड पॉइंट नजर आ रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, अब प्रश्न ये आता है कि सर अगर आप इसको खींच रहे हो तो ये आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, या ये आपको खींच रहा है तो आप उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे हो? उसका रीजन ये है बेटा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो बहुत ही वीक फोर्स होता है, वो बहुत लॉन्ग रेंज फोर्स होगा। यहां से हजारों किलोमीटर दूर दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, बट वो बेटा बहुत ही ज्यादा वीक फोर्स होता है। इतना कमजोर कि वो मोशन जनरली नहीं करा पाता है, जनरली नहीं करा पाता है बेटा। बात समझ में आ रही है? एक और चीज है, अगर ये मैं इस पेन को खींच रहा हूं तो इस रूम के बाकी चीजें भी जो है बेटा वो इस पेन को खींच रहे हैं और कहीं ना कहीं लगभग इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है वो क्या हो जाता है? वो जीरो हो जाता है। तो एक रीजन तो ये है। अच्छा, तो एक और प्रश्न आता है, सर इसका मतलब आप जितना फोर्स धरती पे लगा रहे हो धरती भी आपके ऊपर उतना ही फोर्स लगा रही है। एकदम सही है यार, फोर्स तो दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर ही लगाएंगे, इक्वल इन डायरेक्शन लगाएंगे। मेरे पे फोर्स नीचे लग रहा है और धरती, मेरे पे फोर्स नीचे लग रहा है और मैं धरती को ऊपर खींच रहा हूं। तो सर आप तो मोशन करोगे, आपको अगर ऐसे उठा के छोड़ दिया जाए तो आप तो नीचे गिर जाओगे। पर ऐसा तो नहीं होता है कि धरती आपकी तरफ आ जाए। ऐसा क्यों होता है सर?
उसके पीछे का लॉजिक ये होता है बेटा कि फोर्स तो बराबर हो गया। अब यार आप अगर फोर्स या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो तो एफ बराबर एम ए, सिंपल सी बात आपको पता है बेटा। तो अगर आपका मास बहुत ज्यादा हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। तो जैसे मेरा मास इतना ज्यादा नहीं है तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा जिसकी वजह से मेरा मोशन हो जाएगा। लेकिन धरती की जब हम बात करते हैं तो उसका मास इतना ज्यादा होता है बेटा कि उसका एक्सेलरेशन वो आपको दिखाई देता ही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गया? तो ये रीजन होता है। इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। वर्क पावर एनर्जी चैप्टर क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहां पर आपको बताया गया है कि कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव और कौन से फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। तो दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। अब बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो क्या बोला, यहां पर आप देख सकते हो एक मास आपको यहां m2 नजर आ रहा है और सिमिलरली उधर बेटा आपको मास m1 नजर आ रहा है। इनके बीच का जो गैप है बेटा वो भी आप देख सकते हो r के बराबर इनके बीच का गैप दिया हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि फोर्स देख लेना, दोनों पे फोर्स एफ एफ लग रहा है बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है बेटा। तो क्या बोलता है यहां पर, ये बोलता है कि every particle of matter attract every other particle of matter with a force which is directly proportional to the प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा बेटा दैट इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मतलब प्रोपोर्शनल टू m1 m2, ठीक, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, उनके बीच के दूरी के स्क्वायर, उनके बीच के दूरी के प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, उनके बीच के दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो जब इस पूरे को कंबाइन करते हैं तो एफ प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर निकल कर आ जाता है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं बेटा तो ये एक जी आ जाता है बेटा, जिसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? आ रही है बेटा सब लोगों को? और इसी पर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो मैं अगले क्लास में कराऊंगा आप लोगों को। अच्छा, अब यहां पर बोला है एसआई यूनिट्स वगैरह के बारे में बात की गई है। रुको मुझे अपना साइड शिफ्ट कर लेने दो, ठीक है। चलो, तो अब यहां पर हम बात करते हैं बेटा एसआई यूनिट्स की। बात समझ में आ रहा है? तो एसआई यूनिट ऑफ जी हमको निकालना है। अब यार देखो इसमें बच्चे रटने लग जाते हैं, एकदम नहीं रटना है बेटा। एफ बराबर आपको पता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो यार अगर g को उसी टर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब बताओ f का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो भैया न्यूटन लिखा है तो क्या प्रॉब्लम है। r का क्या होता है, मीटर। तो आर स्क्वायर है तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा है तो कौन सा प्रॉब्लम है भाई। और मास का क्या होता है बेटा, के जी। तो के जी इंटू के जी क्या हो गया बेटा, के जी स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर हो गया। अच्छा, अगर हम इसको सीजीएस यूनिट में निकालते हैं तो क्या होगा। तो न्यूटन का तो आपको पता ही है क्या होता है, सीजीएस यूनिट डाइन होता है। तो यहां पर डाइन आ गया, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर आ गया और केजी के जगह पे क्या आ गया बेटा, ग्राम आ गया। ऑल्सो आपको वैल्यू ऑफ जी याद रहना चाहिए। जी की जो वैल्यू है बेटा ना, ये भी आपको याद रहना चाहिए। कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 पे पावर -11। और यूनिट आपने अभी अभी यहां पर सीख ही लिया। तो इसको यूज करके बेटा हम लोग क्वेश्चंस आपके सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इस पर न्यूमेरिकल्स आप लगा सकते हो और इस पर और फर्दर न्यूमेरिकल्स भी लेकर मैं जल्दी ही आऊंगा। चलो, धन्यवाद बेटा।